आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह के डुमरी विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सुनाई दे रहा है और इस दौरान ओवैसी लोगों को शांत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही नारेबाजी करने पर फटकार भी उन्होंने लगा दी। वहां पर हमारे सदर को बिठाया, उस कभी कुछ हो जाता है तो शाकर दौड़ते हुए चीखे मारता है। अरे जिंदा विश्व अभी ठहरो, सुनो, तुम शाकिर साहब लेके आए क्या? तुम उनको सुनो हमारी बात। कभी कुछ हो जाता है तो शाकर दौड़ते हुए चीखे मारता है। अरे जिंदा विश्व अभी ठहरो, सुनो, तुम शाकिर साहब लेके आए क्या? तुम उनको सुनो हमारी बात। तो ओवैसी की सभा में क्यों लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे? असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सबसे बड़े नेता हैं। ओवैसी एक खास धर्म की राजनीति करते हैं। ओवैसी पर सिर्फ मुसलमान वर्ग की राजनीति करने का भी आरोप लगता है। जब नेता खास धर्म का होगा तो उसकी सभा में भी खास धर्म के लोग ही आएंगे। यही ओवैसी के साथ होता रहा। समझना यह है कि गिरिडीह के पहले भी ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग चुका है। हालांकि तब भी और इस बार भी ओवैसी ने नारा लगाने वाले को फटकार लगाई। सवाल यह है कि भारत में रहकर पाकिस्तान का नारा लगाने वाले पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों में इतनी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए कि भविष्य में कोई दूसरा ऐसी हिमाकत ना करे। लेकिन देखना यह है कि झारखंड के गिरिडीह का प्रशासन नारा लगाने वाले पर कार्रवाई क्या करता है। आगे बढ़ते हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की बैठक होने वाली है और बैठक की जिम्मेवारी शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी के ऊपर है। बैठक के पहले तीनों ही दलों के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए। ये पब्लिक है, सब जानती है और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है। तीसरी बैठक से ठीक पहले आईएनडीआईए के नेताओं ने विपक्षी गठबंधन के और ज्यादा मजबूत होने का दावा किया है। दावा है कि बेंगलुरु में हुई पिछली बैठक में 26 दल के नेता पहुंचे थे। मुंबई की बैठक में 28 दल के नेता जुट रहे हैं। यानी आईएनडीआईए के कुनबे में 2 दलों की बढ़ोतरी हो रही है। इसमें डेवलपमेंट का एजेंडा है, कुछ पॉजिटिव काम करने का एजेंडा है और साथ ही साथ देश के जो फैसिस्ट फोर्सेस है उनको रोकने की चुनौती हमने स्वीकार कर ली। इसलिए एक छत्र में सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्ष की बैठक की हलचल मुंबई में दिखने लगी। शहर में विपक्षी नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर, बैनर दिखाई देने लगे। आपको बताएं कि बैठक की जिम्मेवारी शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी के ऊपर है। बैठक के पहले तीनों ही दलों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े दावे किए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2019 के चुनाव में आज के इंडिया गठबंधन की पार्टियों को 23 करोड़ 40 लाख वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 22 करोड़ वोट मिले थे। और आज जब ये सभी दल एक साथ लड़ेंगे तो बीजेपी को कोई हार से नहीं बचा पाएगा। ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है। उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विपक्षी गठबंधन खासकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा, जिनका अपना ठिकाना नहीं वो प्रधानमंत्री बनने और बनाने चले हैं। लोकसभा में आरजेडी का 0 एमपी है, 0, लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। उसी तरह नीतीश कुमार की हालत है। देश में आप सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे पिछड़ी हैं, लेकिन आप बात करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे बिहार को आपने अमेरिका बना दिया है। एक तरफ विपक्षी नेता एकता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष में पीएम पद के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। सवाल है कि क्या एक अनार 100 बीमार जैसा दिखता विपक्ष मिलकर भी मोदी का मुकाबला कर पाएगा? न्यूज 18 के लिए मुंबई से अमित राय और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरव की रिपोर्ट। मुंबई में कल और परसों विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक होने से पहले ही नेताओं के बीच अपने अपने नेताओं को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग उठ रही है। इस पर सियासत तेज है। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए की बैठक होने जा रही है। लेकिन उसके पहले ही सियासत गर्म है। बैठक से पहले ही मुंबई पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा है कि चुनाव नजदीक आ रहा है, जिस पर आगे की चर्चा होगी। कल मीटिंग का क्या एजेंडा रहेगा?
अब आगे का तैयारी करें हम लोग। चुनाव नजदीक आ रहा है। लालू भले कह रहे हों कि सब कुछ मीटिंग में तय होगा, पर मुंबई की बैठक से पहले ही INDIA के गठबंधन में पीएम पद को लेकर घमासान तेज है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी के बाद अब जेडीयू के राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के तमाम गुण मौजूद हैं। अनुभव, क्षमता, विवेक, बुद्धि, किसी भी स्तर पर नीतीश कुमार एक सक्षम व्यक्तित्व देश का दिखाई पड़ता है। पीएम पद की उम्मीदवारी पर घमासान तब और बढ़ गया जब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने अपनी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने की मांग की। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं। बैठक से पहले ही विरोधी गठबंधन के नेताओं के बीच पीएम कैंडिडेट को लेकर जारी बयानों पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी भी तंज कस रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात हो रही थी और अब उसके बाद हुआ कि संयोजक बनाए जाएंगे, और अब तो लालू यादव ने हवा निकाल दिया और कह दिया कि हर 3-4 राज्यों को मिलाकर क्षेत्रीय संयोजक बनेंगे। विपक्षी गठबंधन की पटना और बेंगलुरु में हुई बैठकों के बाद मुंबई में हो रही तीसरी बैठक से पहले ही जिस तरह से विपक्षी नेताओं के बीच अपने अपने नेताओं को पीएम कैंडिडेट बनाने की बातें तेज हो गई हैं, वो 24 की लड़ाई में बीजेपी को एकजुट होकर टक्कर देने की मुहिम को झटका दे सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बताया जा रहा है कि INDIA गठबंधन में अब 28 पार्टियां शामिल है। इन 28 पार्टियों में से 6 पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने नेता के पक्ष में पीएम पद की दावेदारी जता दी है। अब जानिए उन नेताओं के बारे में। राहुल गांधी, जो कि INDIA में पीएम पद के दावेदार हैं। दूसरा चेहरा है नीतीश कुमार। कह जरूर रहे हैं कि ना, लेकिन इनके जो पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं हाँ। INDIA में पीएम पद के दावेदार में ममता बनर्जी का नाम चल रहा है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे, अगली तस्वीर अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि दावा उनकी पार्टी से भी हो रहा है, और बचे अखिलेश यादव जो इस पूरी रेस में शामिल हो चुके हैं। तो कितने दावेदार हैं? विपक्ष की 2 बैठकें हो चुकी हैं, तीसरी बैठक होने जा रही है, लेकिन अभी तक संयोजक का नाम फाइनल नहीं। और इसकी वजह है कि विपक्ष में कई महत्वाकांक्षी नेता हैं। विपक्षी जो दूसरी बैठक में गठबंधन का नेता चुनना है, और INDIA इस पर जरूर लिखा गया है कि भाई INDIA के नीचे हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन चेहरा नहीं तय हुआ। समझना यह है कि चेहरा तय ना होने की वजह है एक अनार 100 बीमार। और अब तक 6 पार्टियों के नेता अपने अपने नेता के लिए पीएम पद की दावेदारी जता चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं। जेडीयू इधर नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रही है। टीएमसी के 2 सांसद ममता बनर्जी को पीएम फेस बताने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। हाल ही में शिवसेना युवती के सांसद ने उद्धव ठाकरे को पीएम उम्मीदवार बनाने की इच्छा जताई, और आप की प्रवक्ता भी अरविंद केजरीवाल के लिए बैटिंग कर चुकी हैं, और ऐसा ही सपा के एक नेता अखिलेश यादव के लिए कह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आज आसमान में अद्भुत नजारा दिखा। लोगों ने घर बैठे सुपर ब्लू मून का दीदार किया, और पटना और दिल्ली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां सुपर ब्लू मून का अद्भुत नजारा दिखा। पटना जंक्शन के पास ये खूबसूरत तस्वीर दिखी। दिल्ली में भी इंडिया गेट के पास की तस्वीर जहां सुपर ब्लू मून दिखा। ये खगोलीय घटना तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब रहे और पूर्णिमा पड़ जाए। सुपर ब्लू मून वाले दिन चंद्रमा सामान्य पूर्णिमा से करीब 7% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, और आप भी इस नजारे को देख सकते हैं। देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में पूजा की परंपरा से छेड़छाड़ पर पुरोहित समाज की नाराजगी बढ़ती जा रही है। पुजारी समाज की ओर से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ देवघर श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र भेजकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा पद्धति की परंपरा से खिलवाड़ को लेकर पुजारी समाज का गुस्सा लगातार भड़कता जा रहा है। धर्मनगरी के पुरोहितों का आरोप है कि मंदिर प्रभारी और उनके पदाधिकारी न सिर्फ पूजा पद्धति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, मंदिर की आंतरिक व्यवस्था और पूजा की परंपरा को जानबूझकर ध्वस्त किया जा रहा है, जो गैर संवैधानिक तो है ही, शिव भक्तों की आस्था से भी खिलवाड़ है।
इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव और श्राइन बोर्ड से भी की गई है। मंदिर खुलने का अगर समय फिक्स है तो बंद होने का भी समय फिक्स है, और ये परंपरा, ये जो है शास्त्र के हिसाब से मंदिर की पूजा जो है, बाबा का पूजा जो है सूर्योदय से पहले संपन्न होना चाहिए, होता है, और शाम को जो है सूर्य अस्त होने से पहले बंद होना चाहिए, रात का काचा पड़ जाना चाहिए, शाम का काचा। पुजारी समाज की ओर से भेजी गई शिकायती चिट्ठी में कहा गया है कि 21 अगस्त की रात 12:20 पर बाबा बैद्यनाथ का कांचा स्नान कराया गया, पर श्रृंगार और भोग लगाने का विधि विधान संपन्न कराने में सुबह के 3:27 हो गए। इसके बाद श्रृंगार का फाटक बंद कर दिया गया। बाबा नगरी के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मंदिर की पुरातन परंपरा में बदलाव करने का अधिकार किसी भी स्थिति में मंदिर प्रभारी और अधिकारियों को नहीं है। दिन पाली होता है हम लोग का, आज मेरा है तो कल किसी और का होगा, तो हम लोग को तो आपस में रहता है कि आज किसका पाली है वो कर लेते हैं, लेकिन उनको सूचना नहीं मिलती है कि कब मंदिर का पट बंद होगा, कब श्रृंगार करने के लिए आना है। हम लोग निर्जला रहते हैं, एक बूंद जल एक बूंद भी जल नहीं पीते हैं। बैद्यनाथ मंदिर में भोलेनाथ के श्रृंगार और मंदिर के पट को बंद करने में हुई देरी से भोलेनाथ के पुजारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मंदिर की मर्यादा तार तार होने से नाराज पुरोहित समाज ने डीसी से पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मनीष दुबे, न्यूज 18, देवघर। झारखंड वासियों को जल्द ही किफायती दर पर अपना घर मिल सकता है, क्योंकि झारखंड आवास बोर्ड की ओर से रांची और जमशेदपुर में तैयार फ्लैट का आवंटन लॉटरी के जरिए होने जा रहा है। चमचमाती बिल्डिंग, टाइल से सजा फर्श और लग्जरी सुविधाएं, हर मुंह में बना ये चमचमाता आशियाना भी आपका हो सकता है, क्योंकि झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से हर मुंह में तैयार ऐसे 56 फ्लैट्स की लॉटरी जल्द निकलने जा रही है। लॉटरी में जिसका नाम आएगा उन भाग्यशाली झारखंड वासियों को इन फ्लैट्स की चाबी दीपावली तक सौंप दी जाएगी। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के इस फैसले से सिर पर छत का सपना देख रहे झारखंड वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रयास करेंगे अगले महीना से हम लोग उसका निश्चित रूप से लॉटरी करेंगे, जहाँ जिसको लॉटरी करना है लॉटरी करेंगे, और बाकी बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे और भी मकानें अन्य जिलों में भी बन के पड़ी हुई, जल्दी से छत देने का काम करेंगे। मतलब दीपावली तक तब आप देंगे? तो हमको तो लग रहा है कि दीपावली तक तो दे देंगे। झारखंड आवास बोर्ड ने कुछ साल पहले ही रांची और जमशेदपुर में करोड़ों रुपए की लागत से ऐसे कई फ्लैट्स का निर्माण कराया है। इसके अलावा कुछ जगहों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनकर रेडी हैं, पर विभागीय प्रक्रिया में लेट लतीफी के चलते ऐसे मकान और दुकान का आवंटन अब तक नहीं हो सका है। लेकिन रांची में 29 अगस्त को हुई झारखंड आवास बोर्ड की बड़ी बैठक में ऐसे मकानों और दुकानों की लॉटरी निकालने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। ऐसे में झारखंड आवास बोर्ड की ओर से तैयार मकान में गृहस्थी बसाने का सपना देखने वालों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। क्योंकि आशा है, क्योंकि शहर में जमीन नहीं है, क्योंकि यही आवास बोर्ड ही है जो बता रहा है कि मेरा जमीन लोगे तो बढ़िया है, मेरे मकान लोगे, ना CNT एक्ट का प्रॉब्लम है, न SC का है, न ST का है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साफ सुथरा जमीन सिर्फ अगर है तो इसी के पास में, आवास बोर्ड के पास में है। तो झारखंड राज्य आवास बोर्ड का ये फैसला झारखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि विभागीय प्रक्रिया के तहत जल्द ही ऐसे मकान और दुकान का आवंटन शुरू होने जा रहा है। अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। धनबाद पुलिस ने निरंजन ताती और धनंजय यादव जैसे 2 चर्चित मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा किया और साथ ही दोनों वारदातों को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को यूपी के मिर्जापुर से गिरफ्तार कर लिया। कपड़े से ढककर अपना खूंखार चेहरा छिपा रहे ये वो 3 शातिर अपराधी हैं, जिन्होंने झरिया में चर्चित निरंजन तांती और धनंजय यादव हत्याकांड को अंजाम देकर पूरे धनबाद कोयलांचल में कोहराम मचा दिया था। यही नहीं, नाराज पब्लिक सड़क पर उतर आई थी, पर लंबी जांच पड़ताल के बाद सिंदरी पुलिस ने आखिरकार इन दोनों मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली और इसमें शामिल इन 3 अपराधियों को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार कर लिया।
फिर रिसेंट में हम लोग को खबर मिला कि वहाँ की मतलब वहाँ पे लोग की गतिविधि देखी गई है, तो हम लोग एक टीम भेजे और वहाँ के पुलिस के सहयोग से 3 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कैलाश धिक्कार, दुखरनी देवी और करण धिक्कार। ये तीनों लोग जो जनवरी की घटना है इसमें ये तीनों लोग वांटेड थे, और ये कैलाश धिक्कार जो है वो अभी जो धनंजय यादव की जो हत्या हुई है इसमें भी ये नामजद थे।